नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच में। हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात जाति आधारित जनगणना की। इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा पिछले काफी लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही है कि जब से आर्थिक और सामाजिक आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, तब के बाद जाति आधारित आंकड़ों को भी सार्वजनिक किया जाए। इस बीच अब केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाएगा जो इस मामले पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों से ये कहा गया है कि वो भी जल्द से जल्द इन तमाम आंकड़ों की एक सूची तैयार करके केंद्र सरकार को भेजे। 46 लाख अलग अलग जातियां, उपजातियां, वंश, गोत्र इस जनगणना के तहत सामने आए हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन जाति आधारित जनगणना को सार्वजनिक करने का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जरूरत क्या है और इससे देश का भला क्या होने जा रहा है, यही सब समझने की कोशिश आज लोकमंच में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चार बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है त्यागी सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है सिंह सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रामेश्वर चौरसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है चौरसिया जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे एक और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त जी, आप वरिष्ठ ब्यूरो प्रमुख हैं लोकमत समाचार पत्र में, बहुत बहुत स्वागत है जयशंकर सर आपका कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत केसी त्यागी सर आपसे। जाति आधारित जनगणना सार्वजनिक क्यों? देखिए, संविधान सभा से बहस जारी है। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के प्रयासों से सोशो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। 1956 में भी फिर काका कालेलकर आयोग बना जिसने कहा नहीं, पिछड़ी जाति के जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण की सूची में लाना चाहिए। फिर मंडल कमीशन बना और अब ये जो संगठन बना है इसका नाम है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जी। तो जाति इसमें जुड़ी हुई है और इस संसद में लंबी बहस के बाद ये स्वीकार किया गया था। विपक्ष की नेत्री थी उस समय सुषमा स्वराज जी, राज्यसभा में अरुण जेटली जी थे, उन लोगों ने भी इसको स्वीकृति प्रदान करी थी। हमारे नेता शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद जी, दारा सिंह चौहान जी और अबो ऑल स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, इन सब लोगों ने बड़ी बहस के बाद इसको स्वीकार कराया था कि सोशली इकोनॉमिकली जो पिछड़ गए हैं समाज की धारा में, उनके एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ किया जाए। ठीक है। और जाति भी इसमें एक आधार है लोगों के पिछड़ने का, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर चूंकि स्वीकार की गई है संविधान में भी जी। इसलिए किस किस जाति में कितने कितने परसेंट लोग गरीब हैं, जैसे यही जो आंकड़े आए इन्हीं से पता लगा SC/ST वालों से कि 14 लाख लोग आज भी अपने सर पे पखाना ढो रहे हैं। बिल्कुल। ये किस जाति के हैं? क्यों उनकी पावर्टी और सोशल जो बैकवर्डनेस है उसकी एरेडिकेशन के लिए कुछ प्रोग्राम ना बनाए जाएं? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? तो क्या इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में जाति आधारित योजनाएं शुरू की जाएंगी? मतलब जाति जनगणना का योजनाएं मत कहिए, जाति जनगणना का मतलब क्या, थोड़ा सर दर्शकों के लिए मैं आपसे समझ रहा हूं। जाति आधारित योजनाएं नहीं होंगी, लेकिन जो शरीर का एक हिस्सा कमजोर हो गया है उसको शरीर के दूसरे हिस्से के साथ मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। आप एक टांग के व्यक्ति को समाज के विकास की धारा की दौड़ में दो टांग वाले व्यक्ति से उसका मुकाबला नहीं करा सकते। ठीक है। इसलिए उसको सोशली, इकोनॉमिकली एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकली आल्सो उसको भी समाज की उन सारी चीजों का फायदा मिलना चाहिए जो यहाँ के नेचुरल और इकोनॉमिक रिसोर्स। लेकिन हम उसकी जाति के आधार पर पहचान करके ही ऐसा कर सकेंगे क्या? जाति के आधार क्या एक नागरिक के तौर पर भी पहचान करके हम कर सकते हैं? नागरिक के तौर पर पहचान तो उसकी होगी कि वो हिंदुस्तानी है। हाँ। लेकिन जात के आधार पर एक बिरादरी पिछले 3000 साल से पखाना ढोरी है, तो क्या कभी समाज के इन्हीं वर्गों से आवाज उठी कि ये कार्य का बंटवारा भी होना चाहिए? ठीक है। समाज के जो आंकड़े आए हैं अब तक उसके आधार से इन फोर्सेस का एम्पावरमेंट जो है ना नौकरियों में हुआ है जी, न किसी और क्षेत्र में हुआ है। लेकिन समाज के आदिवासी इलाके हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के इलाके हैं, बैकवर्ड हैं, अति बैकवर्ड। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई उससे स्थितियां सुधर जाएंगी? क्योंकि जो आप कह रहे हैं सिर पर मैला ढोना,
91 या 93 में कानून भी बन गया, संसद से पारित भी हो गया और अभी भी वही स्थिति है। अगर ये सब कुछ हो भी जाता है जिसकी मांग हम कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद कुछ गारंटी है, सुनिश्चितता है कि स्थितियां बदल फिर जाएंगी? वो दबाई रहने आपको 2 दशक पुरानी वो स्थिति दबाई रहने दिया जाए, उसको उठाया ही ना जाए, जात का जिक्र ही ना किया जाए। ठीक है, किस जाति में कितने गरीब है इसकी चर्चा ही ना हो तो भी कैसे उठ जाएंगे, इसकी भी क्या गारंटी है। ठीक है, पिछले 66 सालों से नहीं, पिछले 3000 सालों से दास्ता की जिंदगी गुजार रहे जो आदिवासी हैं, उनकी जिंदगी में कोई सुनहरा दिन आए, अगर उनकी संख्या की पता लगे और फिर अभी जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, हाँ, उसके मुताबिक ये पिछले दिनों ये भी बहस चली है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो पुराना नारा है। पुराना भी है लेकिन सार्थक भी है। हाँ। जो आज कैबिनेट है, मैं कोई उसको बहुत ये वैसा बहस चल जाएगी, उसमें SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी है और जो समाज के अंदर ऊंची जातियां कही जाती हैं उनका वर्चस्व है। तो क्या आदिवासियों को यह जानने का अधिकार नहीं कि उनके भी 4 मंत्री होने चाहिए? ठीक है। क्या अति पिछड़े जहां से चौरसिया जी आते हैं, इनके समाज के लोगों को जानने का ये अधिकार नहीं कि उनकी संख्या के मुताबिक जो बिहार में लगभग 33-34% है, उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए? लेकिन उसी जाति का व्यक्ति अगर मंत्री बन जाएगा तो फिर उस जाति का कुछ कल्याण हो पाएगा? मतलब पूर्व के आधार, मैं ऐसा नहीं मानता पूर्व के आधार पे ऐसा होता है क्या? लेकिन सिंबल के तौर पे उनको लगेगा कि राजकाज में हिस्सेदारी है। ये प्रतीकात्मक है। नहीं, प्रतीकात्मक भी होगा लेकिन उनको लगेगा कि हाँ हम हैं। ठीक है। NK सिंह सर, जो बात त्यागी सर कह रहे हैं सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, हो सकता है व्यवहारिक भी हो, लेकिन क्या यही हकीकत भी है राजनीतिक दलों के हिसाब से? मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे देता हूं। त्यागी जी ओरिजिनली तो समाजवादी हैं और समाजवाद में जाति होता नहीं है। आर्टिकल 16(4)(15)(4) में भी जाति नहीं कहा गया है, क्लास कहा गया है। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस वर्ड यूज किया, फ्रेज यूज किया गया है और इस पर लंबी बहस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी। आप एक चीज देखिए, ये जो वकालत कर रहे हैं त्यागी जी विद्वान पुरुष हैं, विद्वान नेताओं कभी लोग होते हैं भारतीय पॉलिटिक्स में जो इतना समझ के करते हैं। लेकिन एक चीज आप जरा गौर से देखिए, तमिलनाडु में अभी लेटेस्ट जो यही सर्वे आया है, तमिलनाडु में दलित का जो IMRMM दलित ज्यादा अच्छी स्थिति में है साउथ इंडिया में बजाय अपर कास्ट के जो कि झारखंड और बिहार में रहता है, बिना जाति आधारित जनगणना के। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कोई जाति आधारित योजना नहीं है। क्योंकि डिलीवरी मैकेनिज्म इन्हीं पॉलिटिकल क्लास को तो इन्हीं रामेश्वर चौरसिया और KC त्यागी नहीं तो गड़बड़ किया है। ठीक बात है। 65 साल में आप लोगों ने अगर साउथ इंडिया में दलित बेहतर हो सकता है यहाँ के अपर कास्ट से, यूपी बिहार में क्यों नहीं? तो यूपी बिहार में क्यों नहीं हो सकता? तो आज आपने उसके अलावा दूसरा कास्ट सेंसस में ये बात सही है कि जब ये SECC का रिपोर्ट आ जाएगा, ये सेंसस आप ध्यान रखिएगा, सेंसस है, सर्वे नहीं है, ठीक है, इसकी महत्ता अलग है। अगर ये आ जाएगा तो ये बात सही है कि बैकवर्ड का नंबर ज्यादा है, एक तूफान खड़ा होगा, पॉलिटिकल क्लास करेगा। आज अफसोस ये होता है कि 65-60 साल बाद भी पॉलिटिकल क्लास को वापस उसी कास्ट पॉलिटिक्स में जाना पड़ रहा है। ठीक है सर, कास्ट पॉलिटिक्स के पहलू को भी हटा देते हैं। जो बात त्यागी जी की जो तर्क हैं कि अगर आप उस जाति को चिन्हित करते हैं, उससे जुड़े तमाम बेहतर आंकड़े, अपडेटेड आंकड़े आपके पास आते हैं, तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगा कि आप उसको ध्यान में रखकर बेहतर नीतियां बना सकें। यहाँ पे मैं बिल्कुल राजी हूं। ये फैक्ट है कि इस सेंसस में मान लीजिए ज्यादा अगर नंबर है तो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जिसने कि 50% का लिमिट रखा था, क्यों अगर मान लीजिए बैकवर्ड कलेक्टिवली क्यूमुलेटिव उस पे नंबर उनका 60% है तो उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं 60% मिले? बिल्कुल सही है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज जब पॉलिटिकल पार्टी ये डिमांड करता है तब अफसोस होता है कि आप ही ने तो 65 साल उस पर आता हूं। चौरसिया सर, आपका पक्ष सर, जाति आधारित जनगणना के सार्वजनिक होने का क्या कुछ मतलब, क्या कुछ जरूरत? देखिए, जाति आधारित जनगणना कोई नई बात तो है नहीं। ये सबको मालूम है कि इन जातियों का परसेंटेज कितना है संविधान के तहत, जो 1931 पूरा चुनाव होता है उसी 1931 में हुआ था, वो भी एक हमारे पास आधार है। मैं ये मानता हूं, इनकी बात से मैं सहमत भी हूं कि उस परसेंटेज में थोड़ा बढ़ गया होगा। जो 52% आप कह रहे थे तो बढ़ गया होगा, घट गया होगा, वो तो आने के बाद पता चलेगा। जरूरत क्या है, क्यों इस तरीके के आंकड़े आने चाहिए? मैं आपसे ये तो आपको पार्लियामेंट से पूछना चाहिए कि पार्लियामेंट में क्यों डिसाइड किया। पार्लियामेंट में मैं तो मानता हूं
कि अगर ब्राह्मण का लड़का भी एक दलित के यहाँ खाना बनाता है तो वो ब्राह्मण गरीब है ना कि वो दलित गरीब है। ठीक है, सवाल ये है कि आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है उसको जात में आंक करके उसके साथ तो आप अन्याय कर रहे हैं। तो जाति के आधार पर एक ना बात आंका भी जाए। सही, ये बात भी सही है कि जो जनगणना हो रहा है, जो त्यागी जी बोले, ये बात भी सही है। सबसे ज्यादा पिछड़े लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड जिनको कहते हैं, वो दलित में ही है, बैकवर्ड में ही है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि तमिलनाडु में हो सकता है, इधर क्यों नहीं हो सकता है। एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, नॉर्थ के नेताओं को समझना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, कि आप जात की बात तो करते हो लेकिन उसके उत्थान की बात नहीं करते हो, सिर्फ वोट लेने की बात करते हो। ठीक है, जातीय आधारित आंकड़े आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, आपका पक्ष सर, मैं ये जानना चाहता हूं। सरकार को लाना ही पड़ेगा ना, आना हो गया तो वो अलग विषय है, ठीक वो है। तो आएगा। और जात के आधार पे, उसका जात के आधार पे सिर्फ हमें जात देखना के चाहिए, आधार को- बांटना चाहिए, नहीं ये बांटना सेंसस चाहिए। सिर्फ जात के आधार पर नहीं है, ध्यान दीजिए। वो उस बैकवर्ड क्लास में कितने गरीब हैं, कौन उसमें डिपेंडेंट है मनरेगा पे, कौन नहीं उतना ही नहीं है, कौन उसमें वेगा बॉन्ड है, खाना बदोश की जिंदगी बिता रहा है, किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास घर नहीं है, तो उसमें बहुत नहीं, वो तो आ गए। नहीं, 6 लाख लोग हमारे देश में सिर्फ कूड़ा कचरा बीच के नहीं, वो अलग विषय के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ऐसे आंकड़े तो आ गए। उन्होंने बता दिया कि कैसी नीतियां बनी हैं। बैकवर्ड जातियों में भी होगा कि जो लोग अपर है, उसमें इकोनॉमिकली ऊपर है, तो नीचे वाले को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर इस जनगणना में साफ है, और क्या इतना साहस राजनीतिक दलों में दिखता है? तय करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन का रूप लेगा फिर। ठीक है, कि आप कह रहे हैं तो उन गरीबों को रिजर्वेशन दो, आप वोट बैंक के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, जब राजनीति, मान लीजिए बिहार में चुनाव आया तो इसका उपयोग हो रहा है, बाकी प्रदेशों में मैं आता हूं सर, उस पर भी आता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिनको लाभ मिल चुका है उनको अब लाभ ना दिया जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जनगणना में वो है, वो आएगा तो उस पर भी चर्चा होगी। ठीक है, आप कुछ कहना एक बात साहब, एक आईएएस है, हाँ समझ गया, रिजर्वेशन में आता है, हाँ, उस अपने बेटे को तो अच्छी जगह पढ़ा ठीक है, ये क्रीमी लेयर की क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ठीक है, एक प्रश्न उठेगा। ठीक बात। सिंह सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं जयशंकर कुछ नहीं, जैसे कि अभी कहा रामेश्वर जी ने कि एक अगर ब्राह्मण का लड़का दलित के यहाँ खाना बनाता है, ऐसा केस मैंने अभी तक तो नहीं देखा है भारत में, आपने भी नहीं देखा होगा, उदाहरण के तौर पर, लेकिन एक उदाहरण इन्होंने दिया। फैक्ट ये है कि आज इस यूनियन गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में 27 मंत्रियों में 20 अपर कास्ट के हैं। ठीक है, आप ताज्जुब करेंगे कि 20 अपर कास्ट है जिसमें 8 ब्राह्मण हैं और 4 ठाकुर हैं। ठीक है, तो वर्चस्व अपर कास्ट का है, जबकि उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अगर 16% अभी तक माना गया है, मुझे लगता है कि जो सेंसस आएगा इसमें और कम हो इसका जाएगा। मतलब क्या होता है सर? ये प्रतीकात्मक ही है या इसका कुछ मतलब होता है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, पे क्योंकि चौरसिया साहब कह सकते हैं कि देखिए आप इसमें प्रधानमंत्री की नहीं है पृष्ठभूमि कि देख लीजिए सिस्टम जातीय पे- आधार पर, हालांकि इन सब चीजों में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की नहीं, तो अफसोस जाति पर होता है चर्चा कि शुरू हो 65 जाएगी। साल के एजुकेशन के बाद, पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद भी आज हमें आइडेंटिटी ग्रुप्स में बांटना पड़ रहा है, और इससे 10 साल हम फिर पीछे हो जाएंगे। आज जब कास्ट सेंसस आएगा तो उसकी मुश्किल यह है कि एक बार फिर से वो लावा उठेगा, वो डिमांड उठेगा। हम उससे आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे? नहीं, पीछे उसे अब हम आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी ये होगा, बैकवर्ड एसर्शन होगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। अगर उनको आप एजुकेट कर चुके होते, डिलीवरी फास्ट होती, तो चीजें बदल गई होती। तमिलनाडु में बदला है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से रिजर्वेशन से कोई फायदा होगा, इसमें मुझे शक है। जी आप कह लीजिए। मैं राजनीति पर आऊंगा। इन्होंने जो बोला राजनीति की बात तो मैं बहुत कम करता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति की बात कम करनी चाहिए, इनको ज्यादा करनी चाहिए। इन्होंने जो कहा, आखिर 60 साल बीत गया आजादी के, 65 साल 68 साल, वो उस समय भी वो बैकवर्ड थे। क्यों नहीं इन नेताओं ने ध्यान दिया कि उनको ऊपर उठाएं? तमिलनाडु में उठा, क्यों नहीं ध्यान दिया? जब आप इन नेताओं की बात कर रहे हैं तो आप केंद्र सरकार के साथ साथ पिछले 6 केंद्र दशक सरकार, की प्रदेश सरकार, उन राज्यों की भी बात करें जहां आप भी सत्ता में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये अच्छी बात। ये मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं, आपको ये पॉलिटिकल क्लास को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम बात करते रहेंगे, वोट बैंक में बांटते रहेंगे कि उनके लिए रियल में कुछ करेंगे? आखिर वो गरीब आज भी क्यों गरीब है? त्यागी जी ने एक सवाल उठाया, मैं उससे सहमत हूं। वो आज भी महिला होने के लिए अभिशप्त क्यों है? वो क्यों नहीं आपने इतने सालों में उसको ऊपर उठाया? तब जबकि 25 साल कानून बने हुए होंगे। जयशंकर सर, कैसे आप देखते हैं सर, ये टेलीविजन स्टूडियो में कही जाने वाली बातें हैं या ये व्यवहार भी है जो त्यागी जी कह रहे हैं या चौरसिया जी कह रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और कहानी है जो आपको भी नजर आती है? नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने चाहिए, तो इस पर लोगों को एतराज क्यों है? आने चाहिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, देखिए असल चीज है, जब जनगणना होती है तो उसका मकसद क्या है? जी, सिर्फ राजनीति नहीं है या सिर्फ आरक्षण नहीं है। जनगणना होती है तो राष्ट्रीय नीति नियामक में, नीति निर्धारण में ये देखा जाए कि कौन तबका कितना आगे बढ़ा, कितना पिछड़ गया है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने आर्थिक आधार, सामाजिक आधार बनाया, तो जाति आधार क्यों और आर्थिक आधार क्यों नहीं? आप ये सोचने की मतलब एक नागरिक के तौर पर हम क्यों नहीं देख सकते कि अनुराग दीक्षित की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है तो इनके लिए हम कुछ करें? हम क्यों उनसे पूछें कि आपकी जाति क्या है? नहीं, अगर ये पता लगाया जाए कि
68 वर्षों के सारे दीक्षित हो जाएंगे ऐसी स्थिति में। 68 वर्षों की आजादी के बाद भी अगर एक बहुत बड़ा तबका पिछड़ा ही बना हुआ है, हाँ, देश के जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उसमें से एक सचिव उसका नहीं हो पा रहा है, चाहे वो दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, ठीक है, तो इसका क्या कारण है? क्यों, कहाँ पिछड़, कहाँ गलती कहाँ रह गई, चूक कहाँ रह गई? अगर उसको समझने की कोशिश की जाए, देखिए कायदे से तो इसको 2011 की जनगणना में होना चाहिए था। उसमें एक मामूली सा काम था कि आप एक बढ़ा देते, कॉलम बढ़ा देते कि आपकी जाति भी पता लग जाए, तो आपने किया नहीं। उसके बाद जब दबाव बढ़ा लोगों का, बहस शुरू हुई। आज हम ये बहस लोकसभा टीवी के स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। अगर आप जिनका जो है हक है अगर आप नहीं देंगे तो ये चर्चाएं फिर सड़क पे होंगी। ठीक है, लेकिन और जो उसके बाद जो गुबार निकलेगा ना, उसको ठीक रोकने है। की क्षमता जयशंकर न किसी सर, स्टूडियो में होगी न किसी तो, चैनल ये में हक होगी। भी तो इन्हीं नीति निर्माताओं को देना था ना पिछले 6 दशक में। यही नीति निर्माता आप कह रहे हैं कि नहीं आप इन आंकड़ों को सामने लाइए या हम ला रहे हैं, नहीं, हमें वो कोई लोग दिक्कत नहीं डरे है। हुए हैं। देखिए वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं कि अगर ये सच आ जाएगा कि हम 10% होकर के भी देश के शासन प्रशासन में हर जगह हम काबिज हैं, तो ये अगर सवाल उठने लग जाएगा, इसका उनको डर है। आज आप देखिए, मैं आप अभी जैसे राजनीति पर चर्चा हो रही थी, आज एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना पड़ रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है। क्यों बताना पड़ रहा है? ठीक है। दूसरी तरफ आप देखिए, जैसे अभी एनके सिंह गिना रहे थे, आप सभी राज्यों के, हिंदी पट्टी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिख लीजिए एक बार, उसमें से कितने ब्राह्मण हैं। ठीक है। राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम लिख लीजिए और देख लीजिए कि उसमें किस जाति के लोग हैं। मैं बता दे रहा हूं, सिर्फ 5 ओबीसी के 29 राज्य हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, बाकी सब अप्रकाश। दिल्ली से शुरू करिए, भी दलित नहीं है। ठीक, दिल्ली से शुरू करिए। मैंने इसी स्टूडियो में एक बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों का नाम गिनाया था। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्ष थी रीता बहुगुणा जोशी, विधायक दल के नेता थे प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे योगेश वाजपेयी, एनएसयूआई के अध्यक्ष थे शिवशंकर गोस्वामी, प्रहलाद द्विवेदी थे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष। ये सारे हो गए। दिल्ली, वहां से उत्तर प्रदेश से केंद्र में जितने महासचिव थे एक ही जाति के थे, केंद्र सरकार में जो मंत्री थे एक ही जाति में थे। उसके साथ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे सुरेश पचौरी, राजस्थान के अध्यक्ष थे सीपी जोशी, बिहार के अध्यक्ष थे अनिल शर्मा। इस सारे नाम हमने गिना दिए। ठीक बात है, याद है, लेकिन आपने मेरे शो में गिनाए थे। किया था ना। उसके बाद मुख्यमंत्रियों के नाम गिन लीजिए आप, उस समय भी हमने गिनाया था। बिल्कुल। आज आप देखिए दिल्ली की भाजपा के अध्यक्ष कौन है? सतीश उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की भाजपा के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। मध्य प्रदेश, बिहार के अध्यक्ष कौन है? श्री मंगल पांडे जी। और मेरे पास नाम है, मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। भी वैसे हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जहाँ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है, जहाँ देखिए जहाँ नेतृत्व को चुनना होता है वो एक जाति को चुनता है, और जहाँ जनता को चुनना होता है, देखिए आज अमित शाह ने कहा ना कि हमारे सबसे अधिक सांसद विधायक पिछड़ी जातियों के हैं, तो वो जनता चुन के भेज रही है। ठीक है, नहीं वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर तय होता है ना कि जिताऊ फैक्टर क्या है। वही तो, जहाँ आपका चयन हो रहा है, जहाँ आपको चयन करना होता है, तो वहाँ पे एक खास जाति को। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ऐड करता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल क्लास को कोई आज नहीं कि आज ये मालूम था, जो इन्होंने बताया, तो पहले से उनको मालूम है। वही तो फैसला लेते हैं। कितना है, परसेंटेज कितना है, इस जनगणना में क्या बदलेगा? थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ेगा घटेगा ना, लेकिन उनको तो मालूम था, उनको तो मालूम था, तो उनको तो ईमानदारी से लागू करना चाहिए था। अगर देश का विकास चाहते हैं उनको, मतलब किसको? कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो जो इन्होंने बोला तो ये पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए। अगर समाज के सही प्रहरी हैं, मार्गदर्शक हैं, ये बड़ी अच्छी बात है जितनी बेबाकी से चौरसिया जी कह रहे हैं। ठीक है सर, इसको पॉलिटिक्स के हिसाब से मत देखिए, वाकई इसको सोशल हिसाब से देखिए। हाँ, पिछले आपकी जानकारी के लिए मुझे पिछले दिनों पता लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ, और शायद एनके सिंह जी बहुत विद्वान हैं, मेरी बात को शायद करेक्ट करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस समय कोई भी सेक्रेटरी ऐसी नहीं है, एक भी। वही बता, और जो पुरानी जनगणना है उसके मुताबिक इनकी जनसंख्या 22% प्लस होनी चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट की। मंडल कमीशन लगने के बाद लगभग 24-25 साल हो गए हैं, क्लास 1 की सर्विसेज में, क्लास 2 की सर्विसेज में, क्लास 3 की सर्विसेज में उनका कहीं 3%, कहीं 2%, कहीं 2.5%। निजी क्षेत्र में बात कीजिए सर, तो हम वहां भी वही स्थिति, नहीं, मीडिया की भी बात कर लीजिए, वहां भी निजी, वो एक नई बहस है। निजी क्षेत्र में तो उनका प्रवेश 0 है, वर्जित है। ठीक, समझे नहीं? चौरसिया जी का जो समुदाय है उसकी थोड़ी बहुत अगर हिस्सेदारी भागीदारी हो सकती थी तो सार्वजनिक उपक्रमों में हो सकती थी, उसकी ये स्थिति है। हाँ, 4th क्लास का जो कोटा है वो SC ST का भी,
बैकवर्ड का भी थोड़ा ऊंचा उठा है। ठीक है, लेकिन इन आंकड़ों से क्या वाकई ये आंकड़े अगर सार्वजनिक हो जाते हैं तो क्या वाकई हम मान लें कि अगले 10-20 साल में आप तमाम जो नीति निर्माता हैं वो स्थितियां सुधार देंगे? इसकी कुछ गारंटी है क्या? ये सर एक आप छोटा सा आगे ब्रेक की ले बहस लेते हैं। करते हैं। अगर मान लिया ये आंकड़े नहीं भी आएंगे, हाँ, और ये गंदगी जस की तस दबी रहेगी। नहीं, गंदगी का दक्षिण का उदाहरण दिया रियलिटी बाइट से आपको क्यों डर लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं जाति आधारित जनगणना की। एनके सिंह सर, त्यागी जी ने कहा कि इसको राजनीति की नजर से ना देखा जाए, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे यहाँ जो एफपीटीपी सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये खराबी उसकी है। इस एफपीटीपी सिस्टम में आप आइडेंटिटी ग्रुप्स तलाशते हैं, पहचान समूह तलाशते हैं, क्योंकि आप आइडियोलॉजी पे बेस तो है नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज भारत की किसी आइडियोलॉजी से वेडेड नहीं है। फिर जो कहती हैं वो विचार, लिहाजा वो बड़े आराम से सवेरे उठती है और कहती परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और इसी पे वोट ले जाती हैं। तो जितनी भी ज्यादातर रीजनल पार्टीज का ये कैरेक्टर है कि बहुत आसान पड़ता है कि आइडियोलॉजी वगैरह छोड़ो, कास्ट उसमें आ जाओ, और दो कास्ट अगर मिल जाएं तो हमारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट इतना होगा। ठीक, ये केवल क्षेत्रीय दलों पर लागू होती है बात या राष्ट्रीय नहीं? राष्ट्रीय दल भी करते हैं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय दल नहीं करते, उसे धुले हुए हैं, लेकिन उनका अलग कैरेक्टर है। ठीक है, अब इसमें मुश्किल यह है कि हम लोग थोड़ा गहराई में और चले जाएं, क्योंकि सभी लोग यहाँ विद्वान पुरुष बैठे हैं। क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है? क्या हम एफपीटीपी सिस्टम की खराबी है तो क्या हम लोग एक कलेक्टिवली ये नहीं कर सकते? नहीं, कास्ट बेसिस पे हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब जरा आप देखिए, ये बात सही है कि बैकवर्ड आज जब नंबर निकालेंगे तो 1931 के मुकाबले कम से कम 8-10% जब ये रिजल्ट आएगा तो मेरा अंदाजा है कि कम से कम 60% होगा। अपर कास्ट कम होगा क्योंकि उसने एजुकेटेड होने की वजह से फैमिली प्लानिंग अपनाई है। साउथ इंडिया में इस समय 1.2% वो है ईयरली ग्रोथ है, बिहार में 2.5 है। ठीक बात है, दुगनी से ज्यादा। बिहार यूपी फेल हो रहा है अगर फैमिली प्लानिंग में, साउथ इंडिया बेटर कर रहा है। तो उसी तरह अगर बैकवर्ड का नंबर बढ़ रहा है तो क्यों अपर कास्ट को सजा मिले इस बात की कि उसने फैमिली प्लानिंग की तो उसका नंबर कम रह गया? तो अगर आप रेशनली देखेंगे तो ये हर हालत में गलत है, उनको क्यों रिजर्वेशन मिले इसलिए। लेकिन ये गलती उनकी भी नहीं है, सामाजिक रूप से वो दबे रहे हैं। स्टेट का जो डिलीवरी मैकेनिज्म था 65 साल में, उनको आप ये नहीं बता पाए कि आपको परिवार अपना सीमित रखना है। आप पढ़ाई नहीं पाए उनको। फेल्योर आपका था। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सटेंशन प्लानिंग की लेकिन उनको खेती करना नहीं सिखा पाए, वो गरीब होता गया। तो गलती तो उन पॉलिटिकल क्लास की थी और वो छाती भी वही पीट रहे हैं कि साहब मिलना चाहिए। बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है कि आपने 65 साल में उनको एजुकेट नहीं किया। 65 साल बहुत होता है, बिल्कुल, लेकिन आपने वही साउथ इंडिया ने किया। साउथ इंडिया में अवेकनिंग थी, साउथ इंडिया ने किया। परिवार नियोजन में साउथ इंडिया बेटर निकला, एडमिनिस्ट्रेशन में बेटर निकला, हेल्थ एजुकेशन बहुत से एजुकेशन में। आज आप केरला को देख लीजिए। तो मैं आता हूं जी, मैं आपको बता दूं, हम तो प्रैक्टिकली देखे हैं। मैं जिस गांव से के स्कूल से पढ़ करके आया, जो टीचर पढ़ाते थे, हम कभी पब्लिक स्कूल में भी हमने टीचिंग भी की है, कोचिंग भी किया है, मैंने वैसे टीचर नहीं देखे। लेकिन आज क्या है, किसी स्कूलों में, हम किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, जो गरीब का बच्चा पब्लिक प्राइवेट ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको तो आपने ध्वस्त कर दिया। जो ये कर रहे हैं तो कहां से एजुकेट होगा? ना तो वहां हेल्थ सिस्टम है। एक कहने को हो कि हम इतना देते हैं, इतना डिलीवरी मैकेनिज्म की जो बात कर रहे हैं, जब तक उसको पॉलिटिकल क्लास और ब्यूरोक्रेट दोनों मिल के कमिटमेंट के साथ नहीं ठीक करेंगे, ये ठीक नहीं होने वाला है। हम कास्ट के आधार ये बात आप बड़ी बेबाकी से कह तो रहे हैं सर, लेकिन ये सवाल घूम फिर कर आप ही के ऊपर रहा है कि अगर इस जाति आधारित जनगणना से पहले जो आंकड़े आए और उसमें ये बताया गया कि 75% परिवार इस देश के 5,000 रुपए कम महीने से कम पर काम चला रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ 80% से ज्यादा हमारे सांसद करोड़पति हैं, तो ये अंतर क्यों है इस देश में और इसके लिए दोषी कौन है और इसके लिए सुधार कौन लाएगा? सुधार तो आप ही को लाना है सर। ये बेहतर है कि आप खुद को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका एक दूसरा कारण है, आजकल जो इलेक्शन में है, चाहे पार्टी कोई भी है, एक फैशन बन गया है कि पैसे वाले को टिकट दे दो वो जीत करके आ जाएगा। ऐसा क्यों बना समाज
क्योंकि आपने एजुकेशन वहां नहीं दिया। आप समझते हैं वोट बिकाऊ हो नहीं, गया। दक्षिण में एजुकेशन है, वहां सबसे ज्यादा करोड़पति आते हैं। वो करोड़पति बिजनेस करके आते हैं, वो अलग विषय है। हाँ। सर आता हूं मैं आपके पास। हाँ। लेकिन मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, मैं सिर्फ एक तर्क दे रहा हूं कि आपको ही स्थितियां सुधारनी थी और आप स्थिति नहीं सुधार पाए। स्थिति क्यों? इसके लिए कमिटमेंट के साथ आपको पायलट प्रोजेक्ट है। पहले की स्कूल अच्छे थे, उसी स्कूल में टीचर नहीं, आप तो बिल्डिंग तो बना दी। ठीक है, हम मामले को उलझा तो नहीं रहे। आई लूटते हैं, देखिए क्या होता है स्टेट में। हमने इतने बिल्डिंग बना दी, इतने टीचर बहाल कर दिए, और उस टीचर बहाली पर क्या हो रहा है? हम मामले को उलझा तो नहीं रहे ना। त्यागी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसका भी जो हल है, जो एन.के. सिंह जी कह रहे थे, मैं उनकी एगोनी से एग्री करते हुए कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया ने जब सामाजिक समरसता की राजनीति की थी तो उन्होंने कहा था जाति तोड़ो। असल में आजकल जाति जोड़ो ज्यादा चल गया, डॉक्टर लोहिया का यही कहना था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया था जब वो कांग्रेस में थे कि जो इंटरकास्ट मैरिज करेंगे उनका भी आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो एन.के. सिंह जी, अगर 10, 15, 20% का आरक्षण आप उनका कर दो जो अपनी जाति के बाहर इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में तय किया था कि मैं उस शादी में जाऊंगा जहां इंटरकास्ट मैरिज होगी। तो नारायण भाई देसाई जो उनके पीए थे, बेटे थे, उनकी जब शादी होनी थी तो सजातीय शादी होनी थी जी। और महादेव भाई की डेथ हो चुकी थी जो गांधी जी के सचिव थे। लेकिन महात्मा गांधी अपने सचिव के जो बेटे से भी प्यारा था, उसकी शादी में इसलिए नहीं गई, कोई सजातीय शादी थी। ठीक है, आज पार्लियामेंट में सारी पार्टियां तय करें अगर जाति तोड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर लोहिया का था जाति तोड़ो। ठीक है, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं, क्या आप ही की पार्टी उसके लिए उतनी ईमानदार है? मतलब ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में मेरे नेता का विचार उसके लिए ईमानदार है। हुआ महागठबंधन, महाविलय जो भी है, मेरे नेता वो जाति जोड़ो और जाति तोड़ो पर ही आधारित है। मेरे नेता डॉक्टर लोहिया, मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह का जो विचार है वो जाति, इसमें नीतीश कुमार, शरद यादव, ये सब कहां आते हैं सर? शरद यादव जो है जाति व्यवस्था जो कुंडली मारे बैठी हुई है पूरे सिस्टम पे, उसका विरोधी है। ठीक है, शरद यादव कोई जाति जोड़ो वाला नहीं है, वो भी जाति तोड़ो वाला। लेकिन आप भी बिहार की जो पूरी राजनीति है वो कर तो जाति आधारित रहे हैं ना? कहाँ की नहीं है? हाँ, ठीक, आप भी कर रहे हैं। परसों संडे है, मतलब अंतर नहीं है। आप परसों संडे है, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैट्रिमोनियल निकाल लीजिए। हाँ, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनकी शादी के विज्ञापन आएंगे। अगर एक भी विज्ञापन ये हो कि जाति विहीन लड़की चाहिए, ठीक है, ये भी तर्क है, जैन लड़की, ये भी तर्क है, समाज से जुड़ा है। आप लोगों को भी थोड़ा समझना है, सिर्फ राजनीतिक दलों को ही कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है, दोषी हम भी हैं। लेकिन एक पहलू और है सर, इसी से जुड़ा, मेरा काम है सवाल पूछना। अगर यही सब कुछ है इतना अच्छा, तो मैं पढ़ रहा था कि बीजेपी आपके इस मांग को अवसरवादिता बता रही है। वो कह रही है कि बिहार चुनाव से पहले ही आपको इसकी याद क्यों आ रही है? क्योंकि बिहार चुनाव से पहले ही ये आंकड़े प्रकाशित हुए। बिहार चुनाव से पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है। हमें क्या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी पर नाज नहीं है? उन्होंने तो कभी अपनी जाति का बखान नहीं किया। ठीक है, तो जब एक रूलिंग पार्टी अपने बताए कि प्रधानमंत्री पिछड़ा है तो फिर हमारी पार्टी के ये बयान तो आपका उनसे पहले ही आ गया था। जिस दिन आंकड़े सार्वजनिक हुए थे उसी दिन नेताओं के बयान आ गए थे कि भाई जाति आधारित भी कर दी। तो हम तो हैं इसके पक्ष में, हम कोई छिपा थोड़ी नहीं। ये अवसरवादिता नहीं है, ये अवसरवादिता नहीं, ये जो आपका वो है उसको लीड ऑफ कर रहे हैं हम लोग। जो आपने भंडारा बंद किया हुआ है ना जात का, हाँ, जात के आधार पर कुछ लोग तो सारे पद प्रतिष्ठा पाए और जिनकी संख्या भी ज्यादा हो उनका एम्पावरमेंट ना हो, ठीक है। उसकी सर मैं आता हूँ, जयशंकर सर से समझ लेता हूँ। जयशंकर सर, आप अभी बिहार से लौट कर आए, आप बता रहे थे इसको राजनीतिक अवसरवादिता क्या वाकई देखा जाए? थोड़ा समझा दीजिए सर, क्यों इतनी मांग एक साथ प्रबल हो रही है कि इसको लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन तक की बात की जा रही है? नहीं, मांग का देखिए राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, इसमें कोई है क्या उद्देश्य? हो सकता है कुछ फायदा उसका? नहीं, वो नहीं है। लेकिन जैसा अभी केसी त्यागी ने कहा ना, मैं उस बात से सहमत हूं। देखिए 5 जुलाई को आंकड़े आए हैं जी। उस जनगणना के आंकड़ों में आपने आर्थिक आधार बता दिया कि साहब इतने लोग हैं जो 5,000 रुपए से कम की आमदनी करते हैं, सारी बताया आपने। ठीक है। लेकिन जब तय हुआ था कि जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी तो उसी के साथ जातिगत आंकड़े भी आने चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि राज्यों ने कंपाइल करके भेजा ही नहीं है। वो कह रहे हैं उल्टा राज्यों को कि भाई आप हमसे सवाल पूछना, आप खुद क्यों नहीं कर रहे? केंद्र को उस समय पूछना चाहिए था ना राज्यों से कि क्यों नहीं भेजा। 2 साल में आपने सारा कुछ भेज दिया, ये क्यों नहीं भेजा? ये तो उनको पूछना चाहिए था। ये आज कह रहे हैं ना, वो ये तो उलझाने वाली बात। देखिए असल में हम बार बार जो एम्फसाइज करना चाहते हैं, सुन लें एन.के. सिंह सर, हम जो बार बार उसको एम्फसाइज करना चाहते हैं कि इसका राजनीतिक निहितार्थ हो सकता है, वो करेंगे लोग, लेकिन जो नीति निर्धारण में, योजनाओं में कहां कौन पिछड़ गया है उसका लाभ लेने में, भारत के जो संसाधन हैं, ठीक है, भारत की जो विकास की किरणें हैं, कहां तक पहुंच पाई, कहां तक नहीं पहुंच पाई,
कौन कौन सी जातियां ऐसी भी हैं जो एकदम अछूती रह गई हैं विकास की धारा से, तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा ये समझने का एक कोशिश भी हो सकता है। राजनीति से वाकई अलग रखा जाए। राजनीति से अलग नहीं कर सकते आप। क्या और दूसरा इनके ने जो कहा ना, मैं उस पर थोड़ा सा आपत्ति भी करना चाहता हूँ। वो गलत बात है। ये तो पहली बात है, जनगणना इसीलिए आना चाहिए, उसके आंकड़े आने चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कौन ज्यादा बच्चे पैदा करता है। ये खाली ये कह देना कि नहीं पिछड़े ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं और उनके यहाँ ज्यादा है, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, वो करे शिक्षा का अंतर है, उत्तर और दक्षिण का अंतर है। हमने खूब समझा। ये कंडीशनल था। नहीं, अगर वो 60% तो होता है तो इसका मतलब फेल हो गया है। बड़ी सिंपल नहीं, ये तो ऐसे ही है ना, जैसे कह देते हैं कि मुसलमान 4 बीवियां रखता है। नहीं, आएगा तब की बात हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस। इसीलिए आना चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले एक बार आंकड़े आ जाएं और मालूम। अभी तो हम लोग अनुमान के आधार पर बात कर रहे हैं ना। आप भी समझा दीजिए। ये तो ये माना जाए उस समय हम लोग नहीं बैठे होंगे सर, उसको भी छोड़ देते हैं, अभी आंकड़े आ जाए तो बहस करेंगे। क्या अगर ये आंकड़े आते हैं तो इनका असर कुछ बिहार की राजनीति पर, बिहार के इस चुनाव पर भी पड़ता है? पूरे इंडियन पॉलिटिक्स पे पड़ेगा, जबरदस्त पड़ेगा, बिहार पे भी पड़ेगा। आप जरा गौर कीजिए, बड़ी खूबसूरती से 65 साल में एक पहला मकाम आया था जिसमें डेवलपमेंट सेंटर स्टेज पे आ गया था और कई कास्ट जो ट्रेडिशनल ग्रुप से हटके दूसरे पार्टीज को वोट देने लगी थी। बिहार का इलेक्शन आप देख लीजिए, इस समय अभी जो हुआ है बिहार में वो देख लीजिए। ट्रांसफरेबिलिटी जो लेके मठाधीशी की तरह बैठे रहते थे लोग, वो ट्रांसफरेबल वोट नहीं हो रहे हैं अब। बड़ा खूबसूरत एक मकाम आया था भारतीय समाज में जिसमें कि हम ट्रांसेंड कर रहे थे कास्ट बैरियर्स को धीरे धीरे। आज फिर से आप वापस उसको ले जा रहे हैं 65 साल पीछे, ताकि कास्ट आइडेंटिटीज फिर से एस्टेब्लिश हो जाएं और वो पूरे के पूरे जो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं वो एक बार फिर मजबूत हो जाएं। तो मुझे सिर्फ डर है जो आज आप क्या मजबूरी है कि बीजेपी के अध्यक्ष को कहना पड़ता है नरेंद्र मोदी का डेवलपमेंट नहीं समझ में आता, लेकिन क्या जो नरेंद्र मोदी की कास्ट समझ में आती है? क्या जो दर्शक हैं या जो जनता है, जब हमें अभी 2014 के जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद में हम ही विश्लेषण के दौरान ये कहते थे कि देखिए जनता अब समझदार हो गई है, उसकी प्राथमिकता विकास है, नेता भले जाति आधारित मुद्दों पर बात करता रहे लेकिन वो अब विकास पर वोट करेगा। क्या हम फिर से यही कह रहे हैं कि अगर 2015 में जाति आधारित जनगणना आ जाएगी तो हम उसके आधार पर राजनीति करने लगेंगे और जनता भी हमारी बात को फॉलो करने लगेगी, विकास भूल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही होने जा रहा है। ये कॉन्शियसनेस लेवल फिर से नीचे चला जाएगा और एक इमोटिव इश्यूज, ये भारतीय पॉलिटिक्स की है। अगर शिक्षा मतलब हम विकास भूलने जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल साइंस का बड़ा फेमस सिद्धांत है कि सेमी लिटरेट सोसाइटीज में इमोटिव इश्यूज अचानक आते हैं। आप फिर से वही इमोटिव इशू ला रहे हैं ताकि जो डेवलपमेंट का एक कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा था उसको आप फिर से ठंडा करके और कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे। मजबूती बिहार पर आप आए तो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल अगर हम भाषा बोले, जात का असर पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, जातीय जनगणना आएगा, ये तो आएगा किस कास्ट में कितने गरीब हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। वहां 40 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल लालू जी ने किया, 10 साल नीतीश ने किया। आज भी जनगणना आएगा तो वही बैकवर्ड दलित पिछड़े हैं तो उनसे पूछेगा कि तुमने इनका उत्थान क्यों नहीं किया, तुमने वोट के लिए इनका उपयोग किया, उन्हीं से सवाल करेगा। यही मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको ध्यान देना पड़ेगा कि रियल में हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं कि वोट बैंक बना रहे हैं। एक बात जो कहा, फिर अवसरवादिता क्यों कह रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। छोड़ दीजिए कौन अवसरवादिता करता है, एक बात कहा, लोकसभा के समय सबको उम्मीद बनी थी और जात कास्ट बैरियर और कम्युनल बैरियर तोड़ करके, नहीं तो बीजेपी को 282 सीटें आना लोक विकास के लिए। आज बिहार के नौजवान भी, यूपी के नौजवान भी ये देख रहा है कि हमें विकास चाहिए। ये नेता लोग जातीय आधारित मांग कर रहे हैं, जनता नहीं मांग कर रही है। जनता को विकास चाहिए से किसी भी जात का, आपकी पार्टी इसलिए हाँ वही मैं कह रहा हूँ। आप भी मांग कर रहे हैं ना सर? क्या आप भी विकास के मुद्दे को तो कहीं बिल्कुल पीछे छोड़ रहे हैं मुद्दा है। जब आप खुद कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना जब पार्लियामेंट से हो गया, इन्होंने एक बात कही कि जो आंकड़े आगे वो प्रकाशित करना है, ये इकोनॉमी के आगे ये सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया तो करना ही पड़ेगा ना। जब पार्लियामेंट में तय किया तो चाहे कोई भी पार्टी सेंटर में बैठे उसको तो करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप करें करना नहीं होना चाहिए, जानने का अधिकार होना चाहिए। हो गया तो होना चाहिए। इनका स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, अभी तक स्पष्ट नहीं। नंबर 1, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं सर, ये मैं भी लोगों को जानने का हक एंजॉय करना चाहते होना हैं। चाहिए। ठीक है, कहते हैं जातिगत जनगणना से जो मक्खन निकलेगा उसको तो ये खाना चाहते हैं, उसमें जो छाछ निकलेगी उसको ये पीना नहीं चाहते। इनकी पार्टी के जो पिछड़ी जातियों के नेता थे, गोपीनाथ मुंडे जी से लेकर के और कई लोग तक, वो सबसे आगे थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी में वायलार रवि सबसे आगे थे, आनंद शर्मा और चिदम्बरम नहीं थे उतने आगे। तो ये पार्टियां भी बटी हुई हैं कास्ट के आधार पर। ठीक है। और दूसरा ये मैं इसको फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको मैं वोट बैंक का नहीं मानता हूं।
सामाजिक जो व्यवस्था। सर ये भी बात थोड़ा समस्या बिहार चुनाव के बाद करा दीजिए। बिहार चुनाव के बाद करा दीजिए, फिर रुक जाते हैं 2 महीने। फिर 2 महीने बाद नहीं, अब तो हो जाएगा, लेकिन मांग तो आपकी यही है कि जल्द से जल्द किया जाए। मैं कह रहा हूँ अगर ये ना ही होती तो किसी ने मांग नहीं की थी ना। बिहार चुनाव के बाद भी हो जाए क्या? अगर ये ना मांग आई होती, अगर ये 5 तारीख को डिस्क्लोज ना हुआ होता तो ये मांग कहीं नहीं उठी थी। ठीक है, हम सब लोग चुनाव में लगे हुए तो थे। क्या नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में तो आप हिंदू हृदय सम्राट बन के चुनाव लड़ोगे। नई दिल्ली में जब जाओगे और मुंबई में तो आपको विकास पुरुष बनोगे। बिहार में जाओगे तो आप पिछड़े बनोगे। तो जब देश का सर्वोच्च पद का जो अधिकारी है, जब उसके बारे में इस तरह से होगा, नरेंद्र मोदी को तो विकास के नाम पे वोट मिली, तो बिहार में जाके पिछड़ा बनने की क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन जो बात यहाँ पर है, अगर बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी आंकड़े सार्वजनिक हों, जैसा जयशंकर जी कह रहे हैं कि वो होने ही हैं उसके बाद, लेकिन फिर भी ये मांग क्यों? मतलब इसको क्या बिहार विधानसभा चुनाव का एक मुद्दा बनाया जाएगा? आपको एक ना एक दिन स्वीकार करना है सर, ये विधानसभा चुनाव का मुद्दा है, बाद में हो। देखिए असली इशू ये है, एक करके बात करते हैं। असली इशू ये है कि समाज में जो वंचित हैं, ठीक है, वो मैं समझ, जो हाशिए पर हैं, उनको समाज की मुख्यधारा के साथ लाना है कि मतलब नहीं। इसमें वोट मैं आपकी नहीं पार्टी मानता का चुनावी मुद्दा रहने जा रहा है। एज ए फेनेटिक सोशलिस्ट मैं इसमें वोट नहीं मानता, मैं इसको वोट से नहीं जोड़ रहा। ये घोषणा पत्र में नहीं होगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं एक आपको एक इंटेलेक्चुअल डिबेट के हिस्से में ले जाना चाहता हूं कि जो वंचित हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको भी जो भारत के जितने भी संसाधन हैं उसमें उनको हिस्सेदारी का अधिकार है कि नहीं है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है। मतलब उस पर अवसरवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो ये है कि आप इनको उजागर नहीं कर रहे। हाँ, उजागर ना करना राजनीति है। ठीक है, लेकिन और जब उजागर नहीं करेंगे और उसको उजागर करने की हम मांग करेंगे, वो तो राजनीति है। ठीक है, लेकिन 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल तो चौरसिया जी ने उठाया कि अगर ये सार्वजनिक होते हैं आंकड़े और इसमें ऐसी स्थिति पाई जाती है कि उन तमाम जातियों का विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो दिखता भी है, जो आंकड़े अब तक आए हैं उसके आधार पर, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, बीजेपी पूछेगी, से पूछा जाएगा, हमसे क्यों पूछा जाएगा? ठीक है, नहीं वो बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं। बिहार कोई देश है क्या? सारे देश से पूछा जाएगा, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से भी खाली लालू यादव नीतीश कुमार से पूछा जाएगा। सुशील मोदी, उनसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये तो मैंने पहले ही आपको बोला कि सभी पॉलिटिकल क्लास इसके लिए दोषी है, चाहे जो भी राज कर रहे हो पिछले 68 साल से। लेकिन बिहार के संदर्भ में बोला कि जो लोग मांग कर रहे हैं 40, 15 और 10 वही कटघरे में खड़े होंगे। अब बोल दीजिए त्यागी से, ये कटघरे में खड़े होंगे, ये भी मांग कर रहे हैं, ये भी मांग कर रहे हैं। प्लीज एक रामेश्वर जी, क्या आपकी पार्टी जाति पर आधारित आरक्षण के पक्ष में है या नहीं? एक बात आप बताइए, जब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं, संविधान ने दे दिया तो फिर उसमें विवाद कहां पैदा होता है? लेकिन उसके साथ साथ हमारी पार्टी ने मांग किया था कि इस आरक्षण के बाद ये भी आपको देखना चाहिए कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, चाहे फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड हो कि दलित हो, रियल में उसका उत्थान हो रहा है कि चुनाव का भाषण में वो भी तो आपको देना चाहिए। क्या आपकी पार्टी जाति पर आधारित आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं? उस समय तो हमने ही समर्थन किया था आरक्षण का। जी, नंबर ये कैसे आप कह रहे हैं? नंबर 2, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। त्यागी सर, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर, ये बिहार के संदर्भ में कह रहे थे, जो वित्त मंत्री हैं उनको हमने सुना, उन्होंने बताया कि जिन राज्यों को जो काम करना था वो उन्होंने किया नहीं है, उल्टा वो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने विशेषज्ञों का एक पैनल बना दिया है, राज्यों को तमाम जो जानकारी है वो कंपाइल करके भेजनी है, आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी। मैं उनकी बात से असहमत इसलिए हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह बयान दिया है कि ये मेरे मंत्रालय से तो है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल का जो हेड है वो इसको लुक आफ्टर कर रहा, तो इसमें राज्य कहां से आगे? नंबर 2, कुछ राज्यों के आंकड़े सरकार के पास आ चुके हैं, ऐसा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया। 5-6 राज्य उन्होंने बताया जहां के नहीं आए, जहां के आगे वहां के उजागर कीजिए। उनमें बिहार भी है। हम बता दें, ये मल्टी एजेंसी फंक्शन था। हाँ, इसमें रजिस्ट्रार आपके जो सेंसस रजिस्ट्रार जनरल का रोल बहुत लिमिटेड था, मिनिस्ट्रीज का था, और मिनिस्ट्रीज को कंपाइल तो 3 एजेंसीज थी जो इसको कर रही हैं। अब चूंकि लाखों जातियां हैं, तो जब वो वहां से आई हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन आपको शेड्यूल के हिसाब से करना है कि इस जाति को उन्होंने इसमें रखा है, हम किस कैटेगरी में रखें। इसलिए ये कंपाइलेशन प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा। जो बोल रहे हैं मैं बता को इसलिए कहा गया है कि बिहार में कोई जातियां अगर फॉरवर्ड में है तो हो सकता है बाहर में वो जातियां बैकवर्ड में है, तो स्टेट का तो रोल हो ही जाता है ना, सब स्टेट कंपाइल करके नहीं भेजेंगे तो दे ही नहीं सकती है सरकार। ठीक है, लेकिन वो करें कि देखिए क्षत्रिय 2 क्लास है गुजरात में, एक बैकवर्ड में आता है, एक फॉरवर्ड में आता है, लेकिन हमारे यहाँ
वो कह रहे हैं जितनों ने किया है उनका हमको नहीं लगता है कि ये पीस वाइज कर सकते हैं जाति का, उसे देश में एक साथ करना ठीक पड़ेगा। है सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वो जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर आंकड़े आए हैं उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि उन आंकड़ों से क्या कुछ सबक लिया जा रहा है और कब तक स्थितियां सुधर जाएंगी। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। त्यागी सर, आपसे समझना चाहूंगा सर, ये जो आंकड़े अभी हाल में आए ये किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, सरकारों के स्तर पर सवाल है, केंद्र और राज्य के स्तर पर भी। 45% इस देश के घर आज भी कच्चे हैं, 5% आबादी ऐसी है जिनके पास मकान नहीं है, 17 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है वो ऐसी है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अभाव से जूझ रही है। 30% परिवार ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर हैं और खेती की स्थिति आप सब जानते हैं। 9 करोड़ परिवार दिहाड़ी पर केवल निर्भर हैं। सर, इस स्थिति के लिए दोषी कौन, और क्या ये स्थिति पहली बार पता चली इस जनगणना के आंकड़े से? अगर नहीं तो अब तक हुआ क्या? देखिए, मैं इसको राजनीति और राजनीतिक दल से अलग करना चाहूंगा। ठीक है। हमारी और चौरसिया जी की जब बिहार में सरकार थी तो उसमें एक स्वर्ण आयोग बना था, उसकी रपट आई है। उसमें भी आया है कि ऊंची जातियों का एक बड़ा हिस्सा कच्चे मकान में रहता है, ऊंची जातियों के एक बड़े हिस्से को भी शिक्षा नहीं मिली है जी, ऊंची जाति के भी एक बड़े हिस्से को रोजगार नहीं है, ऊंची जाति के एक बड़े हिस्से बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो ये कह करके कि हम अपना हक मांग करके कुछ वर्गों को टारगेट करें, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। ठीक है। जो सामाजिक सरोकार थे देश के, शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, जो प्राइमरी नीड थी 60 साल में हम नहीं पूरी कर पाए। इसके लिए ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब जिम्मेदार हैं। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इसको एक कास्ट वेपन के रूप में सोशल चेंज के लिए इस्तेमाल करूं। मैं जाति तोड़ो, जाति मूलक समाज के पक्ष में हूं। कोई जातियों के गिरोहबंदी हो जाए, मैं उसके पक्ष में नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति है क्यों? मतलब हम देखते हैं कि खबर आती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 7 साल के भीतर भीतर $2 ट्रिलियन की हो गई है। हम देखते हैं कि विकास दर हमारा 7.5, 7.6, इन सब आंकड़ों पर हम चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे 80% से ज्यादा माननीय करोड़पति हैं और उसी देश में 75% आबादी 5,000 से कम। ये जो उदारीकरण हुआ अनुराग जी, ये विरोधाभास की, ये जो नव उदारवाद आया है, मार्केट फोर्सेस के हाथ में जो सिस्टम गया है, तो एक अभिजात वर्ग देश के अंदर बना है जिसके एसेट्स, वो किसने बनने दिया? सरकार ने, व्यवस्था ने। हाँ। 1991 से लेके आज तक की सारी सरकार, सारे नेता जिम्मेदार हैं। मेरी पार्टी की जो सरकार रही, देवागौड़ा की वो भी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की। क्योंकि जो उदारीकरण हुआ है और जो बाजारीकरण हुआ, इसमें सारा सिस्टम बाजार के डिस्पोजल पे हो गया। सोशल सरोकार बंद हो, शिक्षा का बजट कम हो गया है, पंचायती राज का कम हो गया है, हेल्थ का कम हो गया है, इरिगेशन का कम हो गया है, और योजनाएं क्या हो गई, बुलेट ट्रेन का 1 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, चलिए उस चक्कर में भी नहीं पड़ते, लेकिन ये आप मान रहे हैं कि सारे राजनीतिक दल इसके लिए दोषी हैं। स्थितियां सुधरेंगी कैसे? जब सरकारें बनती रही और ये काम होता रहा तो सभी जब प्राथमिकता में ही ना हो कहीं और बातें सिर्फ की जाती रहें तो स्थितियां सुधरेंगी कैसे? कितनी भयावह स्थिति है कि 65 साल बाद आज हम जब रियल सर्वे करें, और ये रियल सर्वे 640 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, और जिस नेचर का सर्वे था आज तक भारत के इतिहास में नहीं। ये 2-3 हजार लोगों का सैंपल सर्वे नहीं है। नहीं, ये जनगणना अलग है। और नहीं, एनएसएसओ के सर्वे जो होते हैं, 68 सर्वे हो चुके हैं, ये वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। आप उसको लेके जब वो बताता था उस फिगर को आप डिस्प्ले करते थे। बिल्कुल। और अगर किसी को ऐतराज हो तो कह सकता है नहीं साहब ये आदमी झूठ बोला, ये ऐसा नहीं, ऐसा है, और इसको डिस्प्ले कराया गया। इतना फुल प्रूफ सिस्टम, और उसका जब आंकड़ा आ रहा है तो आज हमें मतलब मैं चूंकि स्टूडेंट हूं डेवलपमेंट उसका, जर्नलिज्म का, तो मुझे आज ताज्जुब हो रहा है कि आपका लिटरेसी रेट जो 74.4% आप कसीदे काटते थे वो घट के 56% पे आ गया। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के बराबर हो गए। तो आपका पूरा का पूरा मतलब 65 साल से आप लोगों ने विकास का पैसा खाया, जेब में रखा, और करप्शन की वजह से विकास होने नहीं दिया। और अगर होता तो आज ये जरूरत पड़ती नहीं। ऐसे जब आंकड़े आते हैं तो उसके बाद माननीयों के प्रति जो धारणा है वो कुछ थोड़ा और बदलती है। हाँ, अब इसका प्रतिकार क्या है? अगर इसके बाद भी आप डिलीवरी मैकेनिज्म, क्या हुआ था इसमें? आपकी डिलीवरी फॉल्टी थी। $2.16 ट्रिलियन की इकोनॉमी। 1990 में हम 135वें नंबर पे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। आज 25 साल बाद एग्जैक्टली 135वें नंबर पे हैं। बिल्कुल। जबकि जीडीपी हमारा आज हम 6 देशों में हैं। ठीक बात। दुनिया के 6 देशों में है। तो इसका मतलब डिलीवरी हम नीचे जो जाती है वो डिलीवरी नहीं कर पाए। आप बड़ी ईमानदारी से सर बातों को मान रहे हैं, गलती अपनी स्वीकार है। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर आगे की स्थिति क्या सर? क्या अगले 65 साल बाद भी ऐसा ही कुछ होना? क्यों हुआ? 79 के बाद
68 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए चाइना में। और हमने पूरे, जैसे त्यागी जी ने बोला, एजुकेशन और हेल्थ व्यवस्था को प्राइवेटाइज्ड कर करके पूरे हेल्थ ये बोल रहे हैं कि जैसे फॉरवर्ड क्लासों की, बैकवर्ड क्लासों की दलित हो, वही बच्चा ना जो वंचित है, महरूम है, जो जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर, वही जाएगा स्कूल में। तो सरकारी स्कूल की हालात ऐसे आपने बना दिए, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ कर अब कुछ नया है क्या? अभी कर इस सर्वे की बात छोड़ दीजिए, सेंसस की, क्या स्टेट गवर्नमेंट को, सारे स्टेट गवर्नमेंट को मालूम नहीं है? नहीं, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो मालूम नहीं कि उस एमएलए को कितने हमारे यहाँ गरीब, वो मान रहे हैं कि जेडीयू भी दोषी है, आरजेडी भी दोषी है, बीजेपी भी दोषी है। जब तक ये ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल क्लास का विल पावर नहीं होगा, समाज के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं कैसे होगा सर? तब तक नहीं। जो बातें त्यागी जी और चौरसिया जी यहाँ कह रहे हैं टेलीविजन स्टूडियो में, जो बातें आप दोनों यहाँ पर टेलीविजन स्टूडियो में कह रहे हैं, क्या ये कल से चरितार्थ होनी भी दिखेंगी राज्य के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी? देखिए होगा कैसे? ये जब आंकड़े आ गए, ये सिर्फ यहीं 8 बजे के बाद खत्म है क्या? देखिए कभी कभी क्या होता है जी, लालू जी के राज में रोड में गड्ढे, ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, सरकार ने आपको, आप भी चर्चा किए थे, हमारी सरकारें तो गड्ढे भर दिए। यही सिर्फ विकास नहीं होता है, हमने जो बताया हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम इस देश का सही कर दीजिए, वो विद्यार्थी कुछ भी काम कर सकता है। और ये कौन करेगा? ये यही ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर करना, यही ब्यूरोक्रेट करेगा, यही पॉलिटिकल क्लास करेगा, यही करेगा जो 60 साल से जहां पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा रहता है, विल पावर रहता है, वहां तो ब्यूरोक्रेट ठीक काम करता है, जहां घट जाता है वो नहीं करता। जहां पूर्ण बहुमत है वहां स्थितियां सुधर गई, करनी पड़ेगी, नहीं कहीं कहीं सुधर भी रही है। जैसे सर ये ईमानदारी की बात है, साउथ का जैसे उदाहरण दिया, मैं भी आपको बता रहा हूँ, हमारी डेलीगेशन स्पीकर के साथ साउथ गई थी, हम लोगों ने देख के वहां का हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम गांवों में, हमें आश्चर्य हुआ। आपको लगता है बहुमत से ज्यादा, जयशंकर सर, बहुमत से ज्यादा ईमानदारी की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल ईमानदारी की बात तो होनी चाहिए, लेकिन देखिए असल बात क्या है, जो मैं हर बार वही एक मेरा हो रहा है, एम्फेसिस उसी पर हो रहा है कि देखिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। सिर्फ आप राजनीतिक दलों को और इसको कहेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। जैसे अभी चर्चा हम कर रहे थे ना कि भाई देश के जितने सचिव हैं गिन लीजिए, उनमें से दलित कितने हैं, केसी त्यागी ने वही बात कही, पिछड़े कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, तो फिर नीतियों का निर्धारण और उसका क्रियान्वयन नहीं तो सर वो तो अब जाति आधारित छोड़ देते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक आधारित है। अगर 75% परिवार 5,000 से कम कमा रहा है तो ये पूरा देश है। अनुराग, ये लोग काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल जाहिल गंवार नहीं है, जैसा कहा था पिछड़ों के बारे में या दलितों के बारे में। ये लोग समाज के सर्वश्रेष्ठ जन हैं और इन लोगों के सत्ता में रहते हुए, शासन प्रशासन चलाते हुए देश की इतनी बड़ी आबादी पिछड़ी है, गरीब है, बेरोजगार है, भूखमरी का शिकार है। बिल्कुल, ये इन पर सवाल है। ये जो हमारा पढ़ा लिखा तबका तथाकथित है, जो कहता है कि हम ही पेट से निकल के आए हैं और पढ़ लिख के आए हैं, हमारा ही अधिकार है शासन प्रशासन का, ये उन पर सवाल है। सर अब आगे का रास्ता क्या, थोड़ा बता दीजिए। अगर हम 1932 के बाद 2015 में भी आगे निराश हो रहे हैं, आगे का रास्ता इसी देश में है। एजुकेशन को ले लीजिए, मनरेगा को ले लीजिए, कुछ स्टेट में चले जाइए, आप उसका अनुसरण कीजिए और उसको लागू कीजिए। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की कमिटीज बनती है, स्टडी करने जाती है। अब उस स्टडीज को विधानसभा में लागू करते हैं तो सरकार अगर ईमानदारी से लागू करे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे, तो सब चीज का समाधान यही है। यही बुनियादी सवाल है, यही मामला आके अटक भी जाता है। कुछ लोग कह रहे थे जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि आप 80-82 साल बाद मत कीजिए, इसको हर 4 साल बाद लाना शुरू कीजिए, ताकि जो भी राजनीतिक दल राज्य में या केंद्र में है कम से कम उसके ऊपर दबाव तो बने। आपको लगता है कि थोड़ा जनगणना विभाग से अनुरोध किया जाए कि आप हर 4 साल बाद कम से कम ऐसे आंकड़े तो लाइए, देश की तस्वीर तो पता चले राजनेताओं को भी, नीति निर्माताओं को। कंप्यूटराइज हो गया है और एक बार आप इसको स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं तो अब खाली आपको इंप्रूव करना है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा ये है कि आप कम से कम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सोशल ग्रुप है जो कि डिप्राइव्ड है, और उसको डिलीवरी करें, उसको तेजी से करें, उसका एजुकेशन फ्री कर दें। तो ये कम से कम एक बड़ी चीज हुई है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन ग्रुप्स को, और बेहद ईमानदारी। लेकिन सर क्या वाकई इन आंकड़ों से राजनीतिक दलों पर कुछ दबाव बनता है? देखिए बनता नहीं है, मैं अफसोस यही है कि 65 साल में नहीं बना है, और राजनीतिक दल कहने को कुछ भी कहें, ये रामेश्वर चौरसिया जी भी वही कह रहे हैं, और ये सोशलिस्ट रहे हैं त्यागी जी, ये भी यही कह रहे हैं। पर फैक्ट ये है कि क्या वो वजूहात होते हैं कि आपको फिर आइडेंटिटी ग्रुप पे जाके उनको एड्रेस करना पड़ता है। ठीक बात सर, बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जब तक समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने को वंचित महसूस कर रहा है, उपेक्षित महसूस कर रहा है, मुख्य धारा में नहीं आएगा, विकास नहीं होगा। देखिए एक छोटी सी घटना थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहीं लिखा था कि लखनऊ में जब नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो सड़क के दोनों किनारे हजारों लोग खड़े हुए थे
अगर उनमें से एक एक लोगों ने एक एक पत्थर भी मारा होता तो अंग्रेज वहां से भाग खड़े होते। ठीक है, लेकिन क्यों? हाँ। क्योंकि वो जो लोग खड़े हुए थे उनको था कि हमारा शासन प्रशासन से क्या लेना देना है, राजा तो ये नवाब है, ये राज करेगा, हमसे क्या लेना देना है। आगे का कुछ बेहतर रास्ता कुछ आपको नजर आता है क्या? जो सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज हैं उसने नक्सलवाद को जन्म दिया है। देश के 135 जिले ऐसे हैं जहां सरकार का नहीं नक्सलियों का राज है। मनरेगा लागू होने के बाद कम से कम 25 जिले ऐसे हैं जिसमें नक्सलवाद खत्म हो गया। इसलिए सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज रहेंगी, समाज में अशांति रहेगी और जो महल वाले हैं वो भी आराम से सो नहीं पाएंगे अगर झुग्गियों के चिराग जो है बुझते रहेंगे। इसलिए समाज की समरसता, समाज की शांति के लिए भी आवश्यक है। बिल्कुल, और इसमें सबकी भूमिका तो नहीं हो सकती, लेकिन सभी को स्वस्थ रखने का जिम्मा सरकार और प्रशासन का है। ठीक बात है। तो सरकार और प्रशासन को ही सब कुछ करना है, कम से कम काफी हद तक कुछ करना है। तो अपने अपने जनप्रतिनिधियों से और स्थानीय नेताओं से भी पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये 1932 का जो आंकड़ा 2014 में आया है, लगभग यही स्थिति आगे भी रहनी है या हालात कुछ सुधरने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप चारों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और अपना महत्वपूर्ण अनुभव साझा करने के लिए। देखते हैं कि जाति आधारित जो जनगणना है उसका भविष्य किस तरीके का दिखता है और कैसे राजनीतिक दल अपने तर्क के साथ इस मुद्दे को संसद के सत्र में भी उठाते हैं ना सर? अगर चला तो ये पहली शर्त है जिससे स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं त्यागी जी इस सत्र को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।